हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज ब्रेक्स। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्टेजेस। मैंने मारुति 800 के एग्जाम्पल को लेकर सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन भी किया है। एंड द लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज द नेम सजेस्टेड किसी भी प्रोडक्ट की पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझा जाए तो किसी भी प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केट से इसकी डिमांड खत्म होने तक के प्रोसेस और कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। ये कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस होता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं होता। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर कंपनी और इंडिविजुअल का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करती है। आइए समझते हैं कैसे। जब कंपनी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एक ड्रीम होता है कि वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में रूल करेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। इसलिए हर कंपनी सक्सेसफुल होने के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हेल्प से कुछ फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है। फर्स्ट फैक्टर इज सैचुरेशन पॉइंट। इकोनॉमिक्स में सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है वो सिचुएशन जब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कंपटीशन, नीड कम होना, प्राइस, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल डीवीडी एंड सीडी, इसका ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। मार्केट में नए प्रोडक्ट की एंट्री होते ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ओप्पो एंड सैमसंग, रिलायंस इंडस्ट्री एंड ओएनजीसी एटसेट्रा। तो टाइम पर कॉम्पिटिटर्स को और उनकी स्ट्रेटजीज को जानना मार्केट में सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। द थर्ड फैक्टर इज डिक्रीजिंग डिमांड। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी चेंज हो जाती है, लेकिन पीएलसी हमारी ये जानने में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कब कम हो रही है। इससे कंपनी अपने प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकती है। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज ड्रॉपिंग सेल्स। डिमांड का सीधा इफेक्ट सेल्स पर पड़ता है। अगर कंपनी समय पर ये पहचान ले तो स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग से कंपनी मार्केट में सस्टेन कर सकती है। नाउ हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो पीएलसी की मेन 4 स्टेजेस होती है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। बट कुछ बुक्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पीएलसी का ही पार्ट है। अब हम स्टेजेस को एक एक करके समझेंगे। सो द फर्स्ट स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी सबसे पहले एक यूनिक आइडिया जनरेट करती है और तब ट्रेंड्स, नीड्स, वांट्स और डिज़ायर को कलेक्टिवली स्टडी करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। इसलिए इसमें R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। R&D टीम बहुत सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। स्टेज 2 यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज। एक बार प्रोडक्ट डेवलप हो जाए तो मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है और वहीं से इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज में मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट हाई लेवल पे की जाती है। कंपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट करती है, इस उम्मीद में कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में रूल करेगा। इसलिए यह स्टेज हाई प्रमोशन और हाई एक्सपेंडिचर से भरी होती है। क्योंकि इस स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में न्यूली एंटर करता है, इसलिए यहाँ कॉम्पिटिटर का कोई डर नहीं। कंपनी मोनोपोली एंजॉय करती है। कंपनी प्रमोशन पे हाईली स्पेंड करती है क्योंकि कंपनी का ओनली ऑब्जेक्टिव होता है कि डिमांड और प्रोडक्ट की इमेज बिल्ड करना। एग्जाम्पल से समझें तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही हाई प्रमोशन शुरू कर देती है, जिससे कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही ये रिस्पॉन्स मिल जाता है और एक आइडिया लग जाता है और कंपनी अकॉर्डिंगली वर्क कर लेती है। नाउ द स्टेज 3 यानी कि ग्रोथ स्टेज। एज द नेम सजेस्टेड, कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ ग्रो करती है। इस स्टेज में कंज्यूमर प्रोडक्ट को अच्छे से पहचानते हैं और खरीदते भी हैं। इसी के साथ कंपनी का प्रोडक्ट पॉपुलर होता है और सेल इंक्रीज हो जाती है। दूसरी कंपनी यानी कि कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट से रेवेन्यू पुल कर रहा होता है, इसलिए कॉम्पिटिटर अभी पीछे ही रह जाते हैं।
कंपनी अभी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है ताकि वे न्यू कस्टमर को भी एंगेज कर पाएं। इस स्टेज में प्रोडक्ट ग्रो करता है और अपने फंक्शन और फीचर्स को भी इम्प्रूव कर लेता है। सेल्स इंक्रीज हो जाती है और कंपनी एम बनाती है कि वो प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगी। देन स्टेज 4 मतलब मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल कम हो जाती है, जिसका रीज़न है प्रोडक्ट की डिमांड कम होना। डिमांड कम बहुत से रीज़न के वजह से हो सकती है, जिससे मार्जिन भी श्रिंक हो जाता है। इस स्टेज में कॉम्पिटिटर्स का हाई प्रेशर होता है, जिसके वजह से कंपनी मार्केट में सस्टेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देती है। इस स्टेज में कंपनी मार्केट के न्यू सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ नए प्रोडक्ट की तैयारी या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अल्टर करने की कोशिश करती है। इसलिए कंपनी नई डेमोग्राफी में एंटर करती है और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की भी कोशिश करती है। एग्जाम्पल कोका कोला, बहुत ही फेमस ब्रांड है ना, बट एक समय पर इसने भी मैच्योरिटी स्टेज को फेस किया है। यह क्रूशियल स्टेज होती है क्योंकि इसमें सही प्लानिंग की नीड होती है। या तो कंपनी सही डिसीजन से सर्वाइव कर जाती है या फिर गलत डिसीजन से फिफ्थ स्टेज यानी कि डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर जाती है। डिक्लाइन स्टेज में कंपनी सैचुरेटेड पॉइंट को फेस करती है, इसलिए कंपनी मैच्योरिटी स्टेज में ही पूरी कोशिश करती है सर्वाइव करने की। इस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल ड्रॉप हो जाती है, कंज्यूमर डिमांड चेंज हो जाती है, जिससे डिमांड डिक्रीज हो जाती है। इस स्टेज में कंपनी कॉम्पिटिटर से बाहर हो जाती है और अपनी मैक्सिमम मार्केट शेयर लूज कर देती है। कंपनी अपने लॉयल कस्टमर को टारगेट करती है। डिक्लाइन स्टेज में कंपनी को ज़रूरत होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर की नीड्स और कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर रीडिज़ाइन कर दे। एग्जाम्पल टाइपराइटर, टेलीग्राम, ये सब मार्केट से पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर पीएलसी का ग्राफ देख रहे हैं, तो अगर आप कर्व को ध्यान से देखें तो कंपनी जीरो लेवल से ऊपर की ओर उठती है, जिसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। उसके बाद कंपनी ग्रो करती है और मैच्योरिटी पर आ जाती है। यहाँ कर्व हाईएस्ट पीक पर होता है। डिक्लाइन स्टेज में कर्व नीचे की तरफ आता है। ये कर्व सेल्स, डिमांड और प्रॉफिट को शो करता है। तो अभी हमने जितनी भी स्टेजेस पढ़ी हैं, यह ग्राफ उसी की समरी है। अब हम पीएलसी को और अच्छे से समझने के लिए मारुति 800 कार के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। मारुति 800 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे चीपेस्ट कार में से एक है। यह ईयर 1983 में फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हुई थी। जब मारुति ने इंट्रोडक्शन स्टेज में एंटर किया, तब डिमांड और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। फिर कंपनी ने ग्रोथ स्टेज में एंटर किया। इस स्टेज में कंपनी ने लोगों की एक्सपेक्टेशन और अपनी प्रॉमिसेस को मैच किया, जिससे कंपनी की प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो गई। सस्ती होने के वजह से कॉम्पिटिटर का भी कोई डर नहीं था। देन कंपनी ने मैच्योरिटी स्टेज में एंटर किया। ईयर 1999 में कंपनी ने 2 लाख की स्केल को टच कर लिया। इस स्टेज में कंपनी ने 40 मिलियन टू व्हीलर ओनर्स को टारगेट कर दिया। मार्केट में कॉम्पिटिटर जैसे जनरल मोटर, फोर्ड और टाटा ने एंटर कर दिया। बट इसके बाद कंपनी ने डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर लिया। i10, स्पार्क जैसे कॉम्पिटिटर के वजह से कंपनी को ये स्टेज फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से सेल्स में ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। और इसी के साथ कंपनी ने ईयर 2009 से लेकर 2010 में सिर्फ 33,038 यूनिट्स को ही सोल्ड किया है। इसी के साथ आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पीएलसी कितनी इम्पॉर्टेंट है। पीएलसी की मदद से कंपनी टाइम पर सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना पाती है। मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन करने में भी पीएलसी मदद करती है। पीएलसी से कॉम्पिटिटर, सेल्स, डिमांड, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस जैसे बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से कंपनी को डिसीजन मेकिंग में भी मदद मिलती है। कंपनी ईजिली डिटरमाइन कर पाती है कि उनका प्रोडक्ट सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अकॉर्डिंगली कंपनी प्रोडक्ट को ऑल्टर कर लेती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।